हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग योजनाओं पे बात करेंगे जो पिछले 1 साल की जो योजनाएं चर्चा में रही हैं, उन सारी योजनाओं को निकल के देखेंगे। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। साल भर में जो चर्चा में रही है योजना, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहली योजना यहाँ पे जो सुर्खियों में रही है, तो कृषि अवसंरचना जो कोष है, ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो योजना है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगर इस योजना के बारे में देखें आप, तो जो सुर्खियों में ये रही, क्यों रही? तो अभी हाल ही में भारत नामक नया अभियान शुरू किया गया इसके तहत, ठीक है। बैंक्स हराल्डिंग एक्सीलरेटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक नया अभियान है एग्रीकल्चर को एक्सीलरेट करने के लिए। तो उस अभियान के तहत ये चर्चा में रही, ठीक है। अगर बात करें इस योजना की, तो जुलाई 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। योजनाओं को जानने से पहले यहाँ पे कई बार आपको जो है केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक बार हम आपको चर्चा कर देते हैं कि क्या है ये। जो केंद्र की जो योजना होती है, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में आप देख सकते हैं। कौन से? तो एक होती है आपकी केंद्रीय क्षेत्रक योजना, ठीक है। और दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजना। योजना मुख्य रूप से इन दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती हैं, उसमें जो योजना का जो वहन है ना, 100% आपकी गवर्नमेंट जो केंद्र वाली करती है, ठीक है। अगर केंद्र प्रायोजित योजना की अगर आप बात करें, तो आपको कई जगह मिल जाएगा कि 60-40 का रेशियो है, 50 का रेशियो, 50-50 का, ठीक है। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें आप, तो 90-10 का रेशियो मिल जाएगा आपको। तो ये जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, इसमें राज्य और केंद्र का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। उसी आधार पे इसको मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे इस केंद्र प्रायोजित योजना को, तो इसको उप 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर केंद्र प्रायोजित योजना की बात करें, तो इसको 3 उप भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे, तो कोर ऑफ द कोर, कोर ऑफ द कोर में बांटा जा सकता है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो 75-25, अगर ये रेशियो आपको मिलता है, यानी केंद्र का रेशियो 75 और जो स्टेट रहेंगे उनका जो रेशियो 25। जैसे कुछ एग्जांपल तौर पर अगर आप देखेंगे इसमें योजना, तो मनरेगा इसी के तहत आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें जो स्टेट का जो परसेंटेज रहता है, वो 25% खर्च करेगी कुल का, और जो सेंट्रल है वो 75, ठीक है। तो इस प्रकार की योजना को कोर ऑफ द कोर योजना कह सकते हैं, ठीक है। और कोर स्कीम को अगर आप देखेंगे, जो दूसरे नंबर पे है, कोर स्कीम, इसमें अगर आप देखेंगे, तो जो प्लेन राज्य है उसमें आप देखेंगे 60-40 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और जो पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं, उसमें आपको 90-10 का रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तीसरी एक आपकी बची, जो उसको बोलते हैं ऑप्शनल योजना, ठीक है। इसके तहत अगर आप देखेंगे, तो जैसे प्लेन राज्य की अगर बात करें, तो 50-50 का परसेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ खर्चा का जो बहन है,
ठीक है। और जो पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर राज्य है तो उसमें आपको 80 और 20 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ योजना के जो मुख्य पहलू है उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे चर्चा कर दी है, जिससे कि आगे इन सब जब चीजों पर चर्चा हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी योजना की बात हो रही है। ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये केंद्र की योजना की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है। इस योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है ये योजना। अगर इसका उद्देश्य अगर आप देखें जो जुड़े तथ्य, ठीक है, योजना के जो उद्देश्य के रूप में अगर आप देखें तो कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना है। ठीक है। और निवेश को जुटाना है। ठीक। योजना का जो प्रकार है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जैसे मैं बता चुके हैं आपको, अब कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक। जो कार्यान्वयन एजेंसी जो काम कर रही है तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात हो रही है। नाबार्ड इसके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के तहत ये एक एजेंसी के रूप में काम करेगी, नाबार्ड इसके लिए। और ये नाबार्ड है, ये 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। और शिवरामन समिति एक बनाई गई थी, की अनुशंसा पे नाबार्ड विकास जो है बैंक का, ठीक है। इसका जो मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो मुंबई में है। तो योजना की अवधि की बात करेंगे आप तो इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाने और वित्तीय वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट के रूप में आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। ठीक है। इसमें चलिए उद्देश्य के रूप में अगर आप इस योजना के बारे में देखें तो यह फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए निर्माण के लिए व्यवहार परियोजना में निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषित सुविधाएं प्रदान करना है इसका उद्देश्य। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य विशेषताओं के रूप में देखिए यहाँ पे दिया है कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में दिया है कि कृषि अवसंरचना कोष यानी एआईएफ को मई 2020 में केंद्र द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है। पात्र जो लाभार्थी होंगे तो इसमें किसान प्राथमिक कृषि साख समितियां और किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह, ठीक है, इसमें ये लाभार्थी होंगे। और एक और लाभार्थी के रूप में यहाँ पे राज्य एजेंसियां या कृषि जो उपज विपणन समितियां हैं वो भी इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे वित्तीय सहायता के रूप में दिया है तो इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ प्रदान करेंगे ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत अभियान के बारे में यहाँ पे दिया है। क्या है भारत अभियान जो अभी हाल ही में इसके तहत शुरू किया गया है? तो लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना इसका जो उद्देश्य होगा। कृषि अवसंरचना परियोजना के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा परिवेश तैयार करना है। ठीक है।
अगर आप लाभ के रूप में देखेंगे तो किसानों के लिए लाभ है। इसमें जैसे फसल की कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होने और बिचौलियों की संख्या कम होने से बाजार में अपनी उपज बेहतर दाम में बेच सकेंगे। ठीक है। सरकार के लिए अगर आप देखें तो वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजना के लिए सीधे प्राथमिक क्षेत्र ऋण देने में सक्षम होंगे और इससे कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए अगर आप देखेंगे तो उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पादन मिल सकेंगे, मतलब जो उत्पादन सस्ते मिल सकेंगे। इसके जो लाभ है वो किसानों के लिए, सरकार के लिए, उपभोक्ता तीनों के लिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बहुत चर्चा में रही है ये। ठीक है। पीएम किसान। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 सॉरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई इस योजना की। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं सुर्खियों में क्यों थी। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पीएम किसान के तहत 16वीं किस्त यहाँ पे जारी की। ठीक है। इसमें जो किस्त 2000 रुपए की जो किस्त भेज रही है सरकार, यानी कि साल भर में 6000 रुपए आपको दे रही है। ठीक है। तो उसकी यहाँ पे 16वीं किस्त सरकार ने अकाउंट में डाली है। अगर इस योजना का प्रकार देखें तो ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बता चुके हैं आपको। और योजना का लक्ष्य अलग अलग कृषि आदानों यानी इनपुट की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं और उनकी घरेलू व्यय आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। क्या ही पूर्ति होती होगी, लेकिन हालांकि अब सरकार का जो है योजना है। तो आगे लाभार्थी के रूप में अगर आप देखेंगे तो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि धारक किसान इसके लाभार्थी। और योजना के अगर लाभ देखें तो इसके जो तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 महीने में 2000 रुपए की 3 किस्त समान किस्तों में यानी कि 6000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी पात्र भूमि धारक किसानों परिवारों आय सहायता प्रदान करना है। परिवार के परिणाम में जो परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो पत्नी, पति, ठीक है, और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं ये शामिल होंगे परिवार में। ठीक है। और अगर यहाँ जो अपात्र इसके लिए होंगे उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो जैसे जो संवैधानिक पद पे जो पूर्व और या वर्तमान में जो धारक हैं, जो जिनके पास संवैधानिक पद है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। और शासन के 3 स्तरीय पूर्व में और जो वर्तमान में जो निर्माता हैं उनको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति जो हैं उनको यहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे जो पेशेवर हैं उनको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा इसका। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के सभी जो सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको भी लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से या उससे अधिक है उनको लाभ नहीं मिलेगा इसका। और सभी संस्थागत जो भूमिधारक है उनको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। विशेषताओं के बारे में यहाँ पे दिया है कि अनिवार्य भूभाग होना चाहिए, स्वत्वाधिकार यानी लैंड रिकॉर्ड। इस योजना का लाभ लैंड रिकॉर्ड का जो होना चाहिए रिकॉर्ड में। और इस योजना का जो लाभ है केवल उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभिलेखों में दर्ज है। ठीक है। अपवाद में अगर आप देखेंगे तो वन निवासी और पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। वहां पे मानदंड कुछ और अलग रखा गया है। लाभार्थी कृषि परिवारों की पहचान, इनकी पहचान यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है। स्वयं पंजीकरण तंत्र के रूप में अगर आप देखें तो मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के पंजीकरण करवाया जा सकता है। ठीक है। आप सेल्फ जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं इसके लिए। किसान क्रेडिट कार्ड जो पीएम किसान की सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। केसीसी के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल और पशु जो मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है इसमें। ठीक है। शिकायत निवारण के रूप में अगर आप देखें तो निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त करने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को 2 सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। ठीक है। योजना के लिए अपात्र किसान ऐसे किसान जिनकी आय अधिक है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं
होंगे। ठीक, चलिए अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2024 सुर्खियों में हाल ही में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डिजी क्लेम नामक डिजी टाइल्स क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। डिजी क्लेम नामक डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है, इसलिए ये चर्चा में रही। अगर तथ्य के रूप में अगर आप देखें तो योजना का जो लक्ष्य है वो फसल की बुआई से के पहले से लेकर के कटाई के बाद तक, यानी बुआई से लेकर के कटाई के बाद तक व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान करना है। ठीक है, योजना का अगर आप प्रकार देखेंगे तो यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना है। योजना की प्रकृति अगर आप देखें तो मांग आधारित योजना है यह एक, और राज्यों के साथ साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है ये। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। लाभार्थी का अगर वो देखें इसमें तथ्य, तो सभी किसान जो बटाईदार भी और काश्तकार सहित मिलाकर के, तो सभी किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो फसल हानि का जो सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना तथा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है नवोन्मेषी और आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं फसल विधिकरण को अपनाना भी इसमें शामिल है। योजना की जो मुख्य विशेषताओं के रूप में अगर आप देखें तो पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित जो राष्ट्रीय कृषि बीमा जो संशोधित योजना है के स्थान पर लाया गया। ठीक है, हालांकि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जारी रखा गया। ठीक है, अगर बात करें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की, तो मौसम संबंधी मानदंडों को फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करता है, ताकि किसानों की फसल को नुकसान की भरपाई की जा सके। ठीक है, अगर भुगतान के रूप में अगर आप देखेंगे तो किसानों द्वारा जो भुगतान है वो वाणिज्य या बागवानी फसलें जो बीमित राशि है का 5% यहाँ पे भुगतान के लिए कहा गया। ठीक है, अगर खरीफ जो फसलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2%, और अगर रबी फसलों की बात करें तो 1.5% यानी 1.5%। सरकार द्वारा जो भुगतान केंद्र और राज्यों के बीच जो विभाजन है, तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, तो अगर जो पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए 90/10 का जो रेशियो आपको मिलेगा, और अन्य राज्यों के लिए यहाँ पे 50%। ठीक, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि रबी और जो खरीफ की फसल के जो कवर की गई हैं, तो सभी अनाज और मिलेट्स दालें और तिलहन इनको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अन्य पहले जो प्रमुख पहले हैं जो पहल की गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो डिजी क्लेम के बारे में अगर आप देखें तो इसके तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, ठीक है, एनसीआईपी के जरिए आकलन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली
का उपयोग करके किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। डायरेक्ट जो है किसानों के खातों में इसका भुगतान किया जाता है। इसकी निगरानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें यहाँ पे इसकी निगरानी करती हैं। किसान डिजी क्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते हैं, केवल भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की इस तक पहुंच है। ठीक है। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम के बारे में अगर आप देखें, जो पोर्टल है, तो यह एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है और यह तालुका या ब्लॉक और ग्रामीण पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशन एवं रेन गेजेस द्वारा एकत्र किए गए अति स्थानीय मौसम संबंधित डेटा को होस्ट और मैनेज प्रोसेस करता है ये। ठीक है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आकलन व निर्माण में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, इसको एक अगला जो एक तथ्य के रूप में देखें तो इसरो का भू प्लेटफॉर्म जो भुवन के नाम से है, यह प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम से संबंधित डेटा प्रदान करता है। ठीक है। भुवन जो इसरो का भू प्लेटफॉर्म है। अगली योजना है हमारी सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता योजना। ठीक है। ये रसायन एवं ऊर्जा जो उर्वरक मंत्रालय उसके तहत शुरू की गई है। 26 मई 2023 में ये स्टार्ट की गई है। ठीक है। क्यों सुर्खियों में रही? सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता योजना को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के साथ शुरू किया गया। ठीक है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर जो 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है। 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है। उसके तहत ये योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का अगर उद्देश्य अगर आप देखें तो चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। योजना की अगर अवधि की बात करें तो 2023-24 से 26-27 तक इसकी अवधि है। ठीक है। अगर इस योजना के बारे में बात करें तो जो दो घटक के रूप में इसको देखते हैं, सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता और परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता, यानी सामान्य जो सुविधा है उसके लिए सहायता और जो परीक्षण के लिए उसके लिए सहायता यहाँ पे की जाएगी। परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में अगर आप देखें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी प्रबंधन एजेंसी के रूप में इसमें काम करेगी। अन्य उद्देश्यों में यहाँ पे दिया है कि वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर को मजबूत करना, साथ ही चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना है। ठीक है। अन्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पे दिया है कि सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता, सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता जैसे सामान्य अवसंरचना सुविधाओं को निर्माण करना, यानी सामान्य जो अवसंरचना सुविधाएं उनका निर्माण किया जाए। आर्थिक प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृति परियोजना जो लागत है कि 70% या 20 करोड़ रुपए जो भी कम हो किया जाए। ठीक है। हिमालय और जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगर देखें अनुदान तो 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना का लगभग 90% जो भी कम हो। ठीक है। ये भी केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति की अगर बात करेंगे आप तो जो विजन है, विजन क्या है? तो रोगी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाते हुए तेजी से विकास करना, अगले 25 वर्षों में विस्तारित जो वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करना है, साथ ही चिकित्सा उपकरणों को विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता का दर्जा प्राप्त करना है। ठीक है।
चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा $11 बिलियन से बढ़ा करके 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने में मदद करना है। तो ये तो विजन के रूप में था। रणनीति के रूप में अगर आप देखेंगे इस योजना की, तो विनियमों को सुसंगत बनाना, अवसंरचना को सक्षम बनाना, अनुसंसाधन अनुसंधान व विकास एवं नवाचार को सुविधाजनक बनाना, इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, ठीक है, मानव संसाधन का विकास करना और ब्रांड जो पोजीशनिंग है उसको बढ़ाना और जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है, इसके रणनीति के रूप में ये शामिल है। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो आपको 2008 में मिलेगी। कांग्रेस के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। उस समय इसका नाम था भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, जिसको 2015 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया, ठीक है, परियोजना। देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों थी। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन की अनुमति दी गई है। यहाँ पे जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, तो इस योजना के संचालन की अनुमति दी गई है, इसलिए चर्चा में रही, ठीक है। अगर तथ्यों को देखें तो योजना का जो उद्देश्य अगर आपको दिखेगा, तो आम नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना। योजना का अगर आप करार देखेंगे तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। खुदरा बिक्री केंद्र, जो इस योजना नामक जो समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। और एजेंसी के रूप में अगर देखेंगे तो इसका क्रियान्वयन कर रही है तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी पीएमबीआई इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, ठीक है। ये एजेंसी इसके कार्यान्वयन के रूप में कार्य करेगी। उद्देश्य के रूप में अगर आप और देखें तो गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना, ठीक है, प्रति व्यक्ति उपचारिक इकाई लागत को भी कम करना है, जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है, ठीक है, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत पर पर्याप्त न बनी रहे, रोजगार के अवसरों को सृजन करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। मुख्य विशेषताओं के रूप में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पृष्ठभूमि अगर देखें तो वर्ष 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। इसे 2016 में फिर से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। प्रोत्साहन के रूप में अगर आप देखें तो इस योजना के जो मालिकों के प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए है और यह मासिक खरीद से 15% या अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह उच्च सीमा के अधीन है, ठीक है। और यह योजना अप्रैल 2021 से लागू है, ठीक। नीति आयोग द्वारा अधिसूचना क्षेत्रों में अगर आप देखें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हिमालय क्षेत्र जो द्वीपीय क्षेत्र है, जो आकांक्षी जिले हैं, में खोले गए जो पीएम बीजेपी मतलब इसको जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम बीजेपी के रूप में आयात करने के लिए आप देख लीजिए। तो केंद्र जो खोले गए हैं, ठीक है, और महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी एसटी द्वारा खोले गए जो केंद्र है को फर्नीचर, जो फिक्सर, कंप्यूटर, प्रिंटर की अधिकतम 2 लाख रुपए का एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। आने वाले उत्पाद जो इसके तहत है वो कौन से हैं, तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता बढ़ाने के लिए विविध आयुर्वेदिक जो उत्पाद है उनको रखा गया है। सभी मुख्य चिकित्सा समूह जैसे कार्डियो वेस्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव और एंटी एलर्जिक आदि को इसके तहत रखा गया है। को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण इसके तहत रखा गया है इनको, ठीक है।
योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहल है, इनको देख लेते हैं। तो जन औषधि सुविधा, सैनिटरी जो नैपकिन है, ठीक है, जो सैनिटरी पैड है, तो सैनिटरी नैपकिन 1 रुपए प्रति पैड की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे इसके तहत। और इसका जो उद्देश्य है, स्वच्छ भारत हरित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। क्योंकि ये पैड जो है ऑक्सो बायो डिग्रेडेबल है, ठीक है, और पर्यावरण को हानिकारक जो हानिकारक नहीं होते, पर्यावरण के मतलब ये हानिकारक नहीं है। जन औषधि सुगम ऐप के बारे में अगर आप देखें तो यह गूगल मैप के जरिए आसपास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने और उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने के लिए ये सुविधा देता है ऐप, ठीक है। आज की ये कुछ योजनाएं थी, ठीक है। ये कुछ योजनाओं की हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक। चलिए कल आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करते हैं आपको ये आपकी में हेल्पफुल होगा वीडियो। चलिए मिलते हैं कल आपसे, बाय।